हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लेक्चर नंबर 29 रहने वाला है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 29 में हम लोग आज यूपीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या यूपीएससी के बारे में। आप जैसे जानते हैं, जब मैंने आपको सबसे शुरुआती दौर में जब आपको पॉलिटी मैंने पढ़ाया था फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में, आई होप सो, जहां पर मैंने बात करी थी कि किस तरीके से यूपीएससी जो है वो इवॉल्व हो रहा था उस वक्त, है कि नहीं। उसके बाद जो आपको देखने को मिलता था कि पहले यूपीएससी का जो नाम था वो पहले क्या था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, है कि नहीं। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया। उसके बाद फिर से उसका नाम यूपीएससी कर दिया गया आजाद भारत में। तो एक तरीके से यूपीएससी का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरुआत से ही एक तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए यूपीएससी के बारे में, तो यूपीएससी क्या है भाई। यूपीएससी का फुल फॉर्म आप जान रहे हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है भाई, जो कि आपका एनडीए का भी एग्जाम कराता है भाई, है ना। यूपीएससी एक संस्थान है जो कि हायर लेवल के एग्जाम्स जो भी होते हैं उनको कंडक्ट कराने का जो काम है वो करता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यूपीएससी के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश करी। तो यूपीएससी के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, इतना एग्जाम जो होता है हार्ड क्यों होता है, इसके पेपर कभी लीक क्यों नहीं होता है। और सारे एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं, इसके पेपर कभी भी लीक नहीं होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा बॉडी है जो कि शानदार तरीके से परफॉर्म करके चलता हुआ आया है अभी तक, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। आप समझो कि यूपीएससी का मेन रोल ये होता है कि एक सही कैंडिडेट को चुनना लोगों में से और उसको शासन व्यवस्था में लेकर जाके छोड़ देना। उसमें शासन व्यवस्था कैसे चलानी है वो हमारा पार्लियामेंट का काम है और जुडिशरी का काम है। लेकिन जो यूपीएससी है वो क्या करती है कि अच्छे कैंडिडेट को, जो एक एलिजिबल कैंडिडेट है, उनको एक तरीके से वहां पर चयनित करके भेजने का काम जो है वो करती है। तो यूपीएससी बहुत अच्छा काम कर रही है। आई होप सो ऐसे ही जो लोअर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हो गया, बहुत सारी चीजें, उनको उनके एग्जाम को भी अच्छे से कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, कम से कम ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि, जैसे हम लोग पिछले दिनों देखे थे नीट का ही पेपर लीक हो गया था, कि नहीं। तो वो सब सारे मामला है जो कि एक तरीके से दयनीय स्थिति है वहां पर। ठीक है, अब आते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। किसके बारे में भाई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, विद प्रोमुलगेशन, ठीक है, ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन कब एक तरीके से पूरी तरीके से इन्फोर्स किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, याद रखना है, एडॉप्ट किया गया था। इसमें इसी के बाद कुछ जो मामले थे वो तो रेगुलेट हो गए, जैसे सिटीजनशिप वाला, नागरिकता जो सिटीजनशिप है वो 26 नवंबर 1949 से स्टार्ट हो गया था भाई, है कि नहीं, उसके कानून। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 26 जनवरी 1950 जैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुई, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज अकॉर्डेड, मतलब क्या, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज अकॉर्डेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, क्या बना दिया गया। क्योंकि मैंने बताया था कि भाई 1947 वाले में, इनमें एक तरीके से जो हमारा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था उसका नाम बदलकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया था। तो जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको संविधान के अंदर ला दिया गया ताकि एक संवैधानिक बॉडी बन जाए। ठीक है, और ये भी स्टेटस दिया गया कि ऑटोनॉमी, एक ऑटोनॉमी इसको दिया गया एंड गिवन द टाइटल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से नाम बदलकर यूपीएससी कर दिया गया। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी जो है वो निकल कर आया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये किन आर्टिकल के बीच में जो है बात किया गया है यूपीएससी के बारे में, तो 315 से लेकर 323, कहा भाई, देखो यहाँ पर याद रखना, 315 से लेकर 323, 323 in the part 14 of the constitution contain elaborate and provision regarding the UPSC। तो आपको पूछेगा यूपीएससी कौन से पार्ट में, तो पार्ट 14 में। कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से यूपीएससी जो है वो चीजों को आगे लेकर चलेगा। ठीक है, और अभी भी वैसे ही चलता हुआ आया। ठीक है, इसमें बहुत कम अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराने का, सिविल सर्वेंट
को गवर्नेंस में शामिल करने के लिए एक बहुत अच्छी बॉडी जो है वो बनकर आई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझ सकते हैं। क्लियर, यहाँ पर आई होप सो ये चीज क्लियर होगी। आगे आते हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएससी, आखिरकार कैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, सेम उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर है ना, संघवाद का ढांचा, जहां पर 3 लेवल पर काम होता है कि नहीं, कई बार बता रखा है मैंने, सेंटर पर, स्टेट लेवल पर और पंचायत लेवल पर, पंचायत विलेज लेवल पर और म्युनिसिपैलिटी टाउन लेवल पर। तो इस तरीके से हमारे देश में जो है वो सिस्टम फेडरल स्ट्रक्चर बांटा गया है। सेम उसी तरीके से यूपीएससी का स्ट्रक्चर क्या है, द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एक तो सिंपल सी बात है, एक तो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन। उसके बाद इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से। मतलब रिकमेंडेशन क्या, मतलब जो भी अपॉइंट किया जाता है उसके बाद जो यूपीएससी आर अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट का, एंड दे होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर, और वो 6 साल, मतलब इनका टर्म टेन्योर कितना होता है भाई, 6 ईयर तक जितने भी मेंबर या फिर चेयरमैन होते हैं वो चयनित होते हैं या चयन किया जाता है उनका, या मतलब अपॉइंट किया जाता है। इलेक्ट नहीं है, अपॉइंट है। देखो जब कोई एग्जाम देके जाता है ना तो उसको उस पोस्ट में अपॉइंट किया जाता है। जैसे हाँ, मैं एज अ टीचर यहाँ पर अपॉइंटेड हूँ, ना कि इलेक्टेड हूँ। इलेक्टेड कब होगा, जब इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इलेक्टेड होता है। ठीक है, याद रखना। They are independent and the executive and legislature is the same manner as the judges of the Supreme Court. ये जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये अपना डिसीजन खुद लेते हैं, और ये जैसे कि एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर होते हैं, जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सेम उसी तरीके से यूपीएससी के पास उसी तरीके का प्रोसीजर होता है अपॉइंटमेंट का। एज रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो पब्लिक सर्विस पीसीएस होता है ना, पीएससी बोलते हैं हम लोग, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ स्टेट, एंड ज्वाइंट पब्लिक। मैंने बताया था कि अगर कोई जब ये बन रहा था यूपीएससी, ठीक है, या फिर बोला जाए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहां बात किया गया था क्या कि जैसे मान लो कोई स्टेट जो है वो स्टेट में भी अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो गठन कर सकता है। लेकिन अगर कोई छोटा स्टेट है तो 2 स्टेट साथ में मिलकर, स्टेट 1 स्टेट 2 मिलकर एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक तरीके से, इसको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मत समझ लेना, ठीक। जे का मतलब यहाँ पर क्या, ज्वाइंट है। ठीक है, कि अगर 2 स्टेट चाहे तो दोनों साथ में मिलकर एक अपना पब्लिक सर्विस कमीशन खोल सकता है, जो कि दोनों स्टेट में एग्जाम को कंडक्ट करा के चलेगा, जो छोटे छोटे स्टेट है। लेकिन लगभग अभी सब स्टेट में जो देखने को मिलेगा वो आपको इंडिपेंडेंट पीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट लेवल पर जो है एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। आगे अगर देखा जाए रिमूवल, अब तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया भाई। अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, 65 इयर्स ऑफ एज तक रिटायरमेंट रहता है, 62 इयर्स जो है पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं रिमूवल ऑफ मेंबर्स। सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी जो मेंबर है कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर को अगर उसे रिमूव करना है तो आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही कर सकते हैं। मतलब क्या, प्रॉपर प्रोसीजर के ही थ्रू कर सकते हैं, प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपका मन कर रहा है कि वो भाई वो पब्लिक सर्विस कमीशन का बंदा जो है उसको हटा दें, या वो जो यूपीएससी का बंदा है वो बेकार काम कर रहा है हटा देते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। उसके पीछे एक सबूत होना चाहिए, उसके पीछे एक वजह होना चाहिए, तभी आप एक तरीके से उसे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। यूपीएससी मेंबर कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग द लेटर ऑफ द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। अगर यूपीएससी का मेंबर जो है अपने आप से रिजाइन करना चाहता है तो वो किसको देगा भाई, वो एक तरीके से लेटर जो देगा, रेजिग्नेशन लेटर, वो देगा प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही उसे अपॉइंट करा था भाई। सिंपल सी बात है। अब मेरे को, मैं मान लो कि कोई स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मेरे को अपॉइंट किया गया, अगर मेरे को रिजाइन देना है वहां उस स्कूल से तो मैं उस स्कूल के प्रिंसिपल को या फिर जो जिसने मेरे को अपॉइंट करा, सेम उसी तरीके से इसको अपॉइंट कौन किया गया, कौन किया था, जो यूपीएससी के मेंबर को प्रेसिडेंट ने। ठीक है, यहां देखिएगा, प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम,
प्रेसिडेंट रिमूव भी कर सकती है भाई। अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज करता हुआ पकड़ा गया है कोई यूपीएससी का मेंबर, तो ऑर्डर को इशू करके अंडर द सर्कमस्टांसेस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में सर्कमस्टांसेस या जो भी लीगल लीगल चीजें जो प्रोवाइडेड है उसके आधार पर रिमूव भी कर सकते हैं ऑर्डर पास करके। कौन? रिमूव बाय प्रेसिडेंट, रिमूव बाय प्रेसिडेंट बाय पासिंग एन ऑर्डर। ठीक है, बाय पासिंग एन ऑर्डर, एक पास होगा ऑर्डर बाय पासिंग एन ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आई होप सो रिमूवल ऑफ मेंबर्स कि आप इतने कौन से मेंबर है भाई आप बार, अभी तो आगे चल ही रहा है वही टॉपिक, तो यूपीएससी। ठीक है, आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे अगर देखा जाए फंक्शंस, व्हाट डू मीन बाय फंक्शंस। अब देखो, टू कंडक्ट द एग्जाम्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज अंडर द यूनियन, क्या बोला गया? इसका फंक्शन, काम क्या होता है? सिंपल सी बात है, काम जरूरी है। काम बिना कैसे, जैसे बोलते हैं बिना भोजन भजन ना हो, तो वही बात है यहाँ पर भाई। तो यहाँ पर बोला गया टू कंडक्ट द एग्जाम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज अंडर द यूनियन, कि यूनियन के अंडर जो भी सिविल सर्वेंट्स चुनकर आते हैं उनके लिए एग्जाम को कंडक्ट कराने का जो काम होता है वो आपको किसका देखने को मिलता है? यूपीएससी का। एडवाइस द प्रेसिडेंट नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन हिम, याद रखना, एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को इन द मैटर रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम सर्विस टू द अनदर टू अनदर ऑफ द सिविल सर्वेंट। जैसे मान लो कोई चेयरमैन है यूपीएससी का, ठीक है, चेयरमैन है यूपीएससी के भाई, ये मान लो चेयरमैन है। अब चेयरमैन ये रेकमेंड कर सकते हैं, चेयरमैन क्या कर सकते हैं? ये रेकमेंड कर सकते हैं कि भाई इस बंदे को आप ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन वो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको नकार भी सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो एक तरीके से उसका डिसीजन को नहीं मान, तो हो सकता है कि एडवाइस दे सकता है। ठीक है, कौन? चेयरमैन वगैरह सब जो यूपीएससी के जितने भी चेयरपर्सन हैं। ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग अ पर्सन इन अ सर्विस ऑफ अ यूनियन, और भी है, और सारे डिसिप्लिन, कौन कौन से डिसिप्लिन उनको फॉलो करके चलना है, वो सब सारी चीजों का जो काम धंधा है वो यूपीएससी के मेंबर्स देख के चलते हैं। मैटर रिगार्डिंग द अवार्ड ऑफ अ पेंशन, कि कितना पेंशन मिलना चाहिए। अवार्ड ऑफ रिस्पेक्ट, कि क्या अवार्ड मिलना चाहिए, वो मिलता है ना बहुत सारे अवार्ड, पद्मश्री, वैसे बहुत कम सिविल सर्वेंट को पद्मश्री वगैरह मिलता है, लेकिन उनका भी एक हायर पोस्ट के लिए आगे प्रमोशन वगैरह होता है, वो सब सारी चीजें। इंजरी सस्टेन ड्यूरिंग द सर्विस अंडर द गवर्नमेंट, और जितने भी लीगल चीजें हैं या जो भी चीजें रिलेटेड हैं फाइनेंस से, एडमिनिस्ट्रेटिव से, उनके बारे में, चीजों को लेन देन या फिर चीजों के बारे में सोच समझ के एक लीगल एडवाइजर के रूप में यूपीएससी जो है फंक्शन करता है, ताकि सही तरीके से एक पूरी व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, अब आते हैं आगे नेक्स्ट। यूपीएससी समझ में आ गया। अब देखो भाई, एक कौन है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। क्या भाई? फाइनेंस कमीशन, क्या भाई? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 280 आर्टिकल में डिस्कस किया गया। हमेशा याद रखना कि फाइनेंस कमीशन क्या, कौन सा आर्टिकल? 280 आर्टिकल के तहत फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन में, जो कि एक तरीके से किस तरीके से फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के साथ हो उसके बारे में डिसीजन लेती है। The chairman is selected from among the person who is experienced in the public affairs। और जो पब्लिक अफेयर, जैसे कि यूपीएससी में देखो, यूपीएससी में जो पर्सन जो है थोड़ा सा अनुभवी है, उनको एक तरीके से पब्लिक अफेयर्स में जो अनुभवी इंसान है उनको चेयरमैन के रूप में, जो फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज भी रखते हैं, उनको एक तरीके से यहाँ पर चेयरमैन बनाया जाता है। लगभग समय आपको देखने को मिलेगा कोई आईएएस ही इसका चेयरमैन जो है वो देखने को मिलता है। बहुत बार ये सवाल भी उठता है कि भाई फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इकोनॉमिक्स को एक तरीके से वहां में रखना चाहिए रादर देन सिविल सर्वेंट, क्योंकि सिविल सर्वेंट एक सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ना कि एक पूरा ऐसा नहीं होता कि पूरे इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं। वो हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं, वो ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, वो बहुत सारे उनका जो अदर पेपर होते हैं वो भी एक तरीके से पढ़ते हैं। तो उनको ये देखा जाता है कि बहुत बार ये सवाल भी उठता है सरकार पर कि
वो फाइनेंस से रिलेटेड लोगों को ना रखकर आईएएस को रखते हैं ताकि वो सरकार के डिसीजन में हाँ में हाँ मिला सके। तो ऐसी चीजें हैं, लेकिन अब देखो ये सब अलग बात है। वाइल द मेंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द पर्सन हु, कौन से मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है? पहला, आर और हैव बीन क्वालिफाइड एंड अपॉइंटेड जज ऑफ द हाई कोर्ट। क्या ये भी हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं कि जो क्वालिफाइड हो, जो अपॉइंटेड हो, एक जज हो एक हाई कोर्ट का, ऐसे भी। हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का स्पेशल नॉलेज हो, अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। वाइड एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, तवज्जो हो, और हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑन इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का जो है स्पेशल नॉलेज हो। लेकिन इसमें देखो आईएएस ऑफिसर फिट होता नहीं, लेकिन कभी कभी आईएएस ऑफिसर भी यहाँ का चेयरमैन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब होने चाहिए। उन मेंबर्स को एक तरीके से सेलेक्ट किया जाता है कि किसके, फाइनेंस कमीशन जो है वो उसके चेयरमैन के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखना है। आगे देखो, द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, ठीक है, हर एक 5 साल में, हर एक 5 साल में, एवरी 5 ईयर्स। और ये स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि अब देखो हमारे देश में 5 ईयर प्लान, 5 ईयर जो प्लान है उसको लागू किया गया था। 5 ईयर प्लान जो है वो लागू किया गया था भाई हमारे देश में। क्या किया गया था? 5 ईयर प्लान। आपको याद होगा 1950 में प्लानिंग कमीशन बैठी थी, अभी आगे पढ़ेंगे भी हम लोग। और 1951 से लेकर 1955 तक पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे देश में आया था। और यही 5 सालों में कि भाई हर एक 5 साल के बाद किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के साथ पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो, फाइनेंस किस तरीके से चले, उसके बारे में जो है वो रेकमेंड करने के बारे में बात करती है इसमें। अब देखो 5 साल के बाद हर एक 5 साल में इसको बैठाया जाता है भाई, ठीक है। किसको? फाइनेंस कमीशन को। फाइनेंस कमीशन को जो कि 280 आर्टिकल में लिखा गया भाई। अब ये क्या क्या करती है? रेकमेंड करती है प्रेसिडेंट को टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस विच आर डिविजिबल बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, कि यूनियन और स्टेट के बीच में किस तरीके का पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं 3 जीएसटी होता है भाई, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो लगभग लगभग समय जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, जो दोनों का साथ में जीएसटी आता है, उन सब सारे पैसों को कौन कौन से स्टेट को कितना पैसा देना है उसके बारे में रिकमेंडेशन जो है वो फाइनेंस कमीशन सेंटर को देके चलती है, और उसी के हिसाब से जो है सेंटर वर्क भी करती है। रेकमेंड द प्रिंसिपल शुड गवर्न द ग्रांट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मैंने बताया था कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जितना भी भारत सरकार के पास पैसा आता है वो सारा कहां जाता है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें से अगर पैसा किसी स्टेट गवर्नमेंट को देना है, कोई मान लो कि बहुत दयनीय स्थिति में, ठीक है, कोई स्टेट, तो भाई सिंपल सी बात है, सेंटर का काम है कि उसको एक तरीके से हेल्प करना। अगर सेंटर के उन पैसों से जो कि यूनियन और सेंटर के जो पैसे से उनका भरपाई नहीं हो पा रहा है, तो कभी कभी रेकमेंड करती है फाइनेंस कमीशन कि आप सीएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जहां सरकार का जितना भी पैसा होता है वो जाके इकट्ठा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना पैसा होता है इकट्ठा होता है, वहां से कुछ पैसा निकाल कर वो एक तरीके से सरकार को, मतलब जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको एक तरीके से दे, ठीक है। तो एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी वाला जो फंड ऑफ इंडिया वो इमरजेंसी फंड होता है ना, वो मैंने आपको बताया था उस वाले चैप्टर में जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। द कमीशन रिकमेंड्स आर एडवाइजरी इन नेचर, ये जरूरी नहीं कि जो भी रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी है नेचर, एंड हेंस नॉट बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट, और जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट इसे एक तरीके से लागू ही करे, ठीक है, जरूरी नहीं लागू करे, लेकिन लगभग लगभग समय देखने को मिलता है कि वो उसको मान लेता है और एक तरीके से एडवाइस को मान लेता है, एडवाइस को मान लेता है और उसको लागू करने का काम करता है, ताकि स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश होते रहे, है कि नहीं, ताकि स्टेट और जो सेंटर के बीच में है वो एक फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से बना रहे, क्या रहे, फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो कि समझ के चलना है, क्लियर, ये समझना है। आ गया समझ में बात? आगे बढ़े भाई, यहां तक आई होप सो यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। देखो
अभी देखो लेटेस्ट जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन है। लेटेस्ट कौन है भाई? 16th फाइनेंस कमीशन। अब 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो एक देखो, सबसे पहले 22 नवंबर 1951 जब हमारे देश में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब लागू हुए थे तब एक तरीके से ये भी स्टार्ट हो चुका था 73 ईयर्स अगो। ठीक है। जुरिडिक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली है। कमीशन के अभी चेयरमैन कौन है? अरविंद पंगेरिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा लेटेस्ट है। ठीक है, इन सब के ना कभी भी आप एग्जाम देने जाओ तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ पहले, क्योंकि अगर चेंज हो गए तो बीच में। ठीक है, और ये सब सारे मेंबर्स हैं। देखो यहाँ पर सब आईएएस वाईएएस देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर और वेबसाइट जो है वो आप ये देख सकते हैं। एम्बलम जो है हमारा जो देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आते हैं 16 फाइनेंस कमीशन, आपको इतना याद रखना है। आगे आते हैं भाई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, सेंट्रल CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन बिकम अ एक्ट इन 2005। क्या हुआ कि भाई आपको जानकारी लेने का अधिकार जो है जनता के पास कि सरकार क्या काम करे, कैसे काम करे, उसके तहत जो है वो सरकार काम कर सकती है। द एम इज टू मेक द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट इन इट्स वर्किंग। ठीक है, ये एम ये करते हैं कि कोई भी सरकार जो है गवर्नमेंट है मोर ट्रांसपेरेंट हो अपने वर्किंग में। इट केम इनटू ऑपरेशन इन 12 अक्टूबर 2005 कि जो भी काम करे उसकी इंफॉर्मेशन जनता तक, मीडिया तक पहुंचनी चाहिए और वो मीडिया से होकर जनता के पास आनी चाहिए। उसकी शुरुआत जो है 2005 में की गई थी 12 अक्टूबर को। अंडर द एक्ट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन नीड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। क्या एक मतलब बनाना ही बनाना है आपको। स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंटर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाना ही बनाना है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हियर्स द कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन, कि कोई भी पर्सन से जो भी कंप्लेन है who are denied information by any government authorities। अगर मान लो कि मैं अगर चाह रहा हूं कि भाई ये वाला पर्टिकुलर क्षेत्र का इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए तो वो कभी भी सरकार डिनाई नहीं कर सकती। अगर डिनाई करेगी तो हम जाके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, अगर सेंटर की बात है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, अगर स्टेट के बारे में बात है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाकर हम ये कंप्लेन कर सकते हैं। द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, द चीफ इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर रहता है और अदर कमिश्नर जो भी रहते हैं वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके रिकमेंडेशन से? रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग, एक कमिटी होता है उनके रिकमेंडेशन से। प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, द लीडर ऑफ द अपोजिशन रहते हैं इन द लोकसभा, जो लोकसभा लीडर ऑफ द अपोजिशन है। ठीक है, एंड द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द, और जो भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट में यहाँ पर देखो एक सबसे अच्छी बात है हमारे लोकतंत्र की, देखो यहाँ अपोजिशन पार्टी, जैसे अभी राहुल गांधी अपोजिशन पार्टी का लीडर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अभी मोदी जी है। ठीक है, तो मोदी जी, राहुल गांधी और 2-4 जो यूनियन लीडर्स है उनको चुनकर एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि भाई इसे आप प्रेसिडेंट बनाइए। किसका? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। सेम इसी तरीके से जो है एक स्टेट का भी होता है कि स्टेट के सीएम और उसके अपोजिशन वहां पर जो भी है और उसके साथ साथ जितने भी उनके कैबिनेट मेंबर है स्टेट के। ठीक है, मतलब चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट मेंबर में से। आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। द आरटीआई, अब देख रहे हो इसी के तहत जो है आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2013 रिमूव्स political parties from the ambit of definition of public authorities and hence from previewing the RTI। आरटीआई को कोई प्रिव्यू नहीं कर सकता और आरटीआई के तहत आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना होगा। द ड्राफ्ट प्रोविजन 2017 which provides a closure in the case of the death of applicants can lead to more attack on the lives of the whistleblower। तो याद रखना कि 2017 में कि वैसे बहुत सारे लोग होते हैं तो किसी का हत्या कर देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं तो उसको उसका इंफॉर्मेशन जो निकल के नहीं आता है। ठीक है, तो आप एक तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। द आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2018 gives the center the power to fix the tenure and the salaries of, तो आरटीआई जो अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया था, ठीक है, उसमें ये पावर दिया गया सेंटर को कि सैलरीज और स्टेट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन विच आर जो स्टैट्यूटरीली प्रोटेक्टेड अंडर द आरटीआई एक्ट, जो कि आरटीआई एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो याद रखना है।
द एक्ट रिप्लेस द फिक्स्ड 5 year टेन्योर एज मच प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, और जो एक्ट ने रिप्लेस कर दिया फिक्स्ड 5 year टेन्योर कि भाई 5 year का टेन्योर होगा ताकि वो गवर्नमेंट के साथ इंटैक्ट रहे और चलता रहे। ठीक है, तो आई होप सो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो भी आपको याद होगा, है कि नहीं। अब आते हैं प्लानिंग कमीशन पर। अभी हमारा प्लानिंग कमीशन नहीं रह गया, प्लानिंग कमीशन को हटाकर अब इसका नाम रिप्लेस करके नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। अब समझो यहाँ पर बात क्या है, बात यहाँ पर ये है कि द प्लानिंग कमीशन वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो हम लोग जो है हमारे जितने भी लीडर्स थे उन्होंने बोला भाई करना क्या है। तो हम लोग, आप देखो, एक तो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भाई, है ना, एक क्या होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वैसा इकोनॉमी होता है जहां पर जो प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा होता है, सरकार जो है वो रोल बहुत कम निभाती है। मतलब ज्यादातर जो है वो प्राइवेट सेक्टर अपनी प्राइस को डिटरमाइन करके चलेगा, वहां पर प्राइवेट का दबदबा ज्यादा होगा। जैसे अमेरिका में प्राइवेट का दबदबा ज्यादा है, तो क्यों, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वहां पर सरकार बहुत कम दखलंदाजी देती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट का रोल जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये रशिया है इसका एग्जांपल। ठीक है, आपको रशिया, चाइना और इसका आपको यूएसए देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया ने चुना मिक्स्ड, बुद्धा वाला पथ। हम लोग भाई बुद्धा वाले मिक्स्ड, मतलब जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। अब उसी के तहत हमारी इकोनॉमी एक प्लान्ड इकोनॉमी है। ठीक है, हमने अपनी इकोनॉमी को प्लानिंग के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश करी, जैसे चाइना ने करा था। वो अलग बात है, चाइना ने बहुत जल्दी रिफॉर्म कर लिया अपने देश में। हमारे देश में 1991 में रिफॉर्म आया, जैसा उनमें 1970 के आसपास में आ गया था। मान सोचो कि हमारे से 20 साल पहले, इसलिए हमसे वो आज 20-25 साल आगे है कि नहीं। हम लोग कहा 4-5 ट्रिलियन में है, वो कहा 11-12-13 ट्रिलियन में पहुंच गया उसकी इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए इंडिया 5 year प्लान को लागू करने का जो काम है वो एक तरीके से फॉर्मुलेट करने का, लागू करने का काम प्लानिंग कमीशन का रखा गया शुरुआत में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। द गवर्नमेंट हैज रिप्लेस प्लानिंग कमीशन विद अ न्यू इंस्टीट्यूशन नेम नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर दोनों में बेसिक डिफरेंस देखा जाए, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में, वो क्या है देखो। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में, प्लानिंग कमीशन क्या करते थे, जैसे कोई भी अगर हमें योजना बनाना है कि आगे आने वाले 5 साल में किस तरीके से काम करेगी सरकार भाई, या कैसे काम करनी चाहिए, तो उसके लिए क्या होता था कि वो ऊपर से पॉलिसी फ्रेम कर देती थी प्लानिंग कमीशन, और नीचे स्टेट को बोल दी कि भाई आप इस तरीके से काम कीजिए, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5। ठीक है, लेकिन जो नीति आयोग है वो ऐसा नहीं काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि भाई सारे स्टेट से ये पूछा गया कि आपको कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, आप ये बताइए पहले। उसके हिसाब से फिर क्या है कि एक तरीके से पॉलिसी फॉर्म करके फिर उनके बंदे, मतलब जो नीति आयोग के बंदे होते हैं, वो जाके देखते हैं, निरीक्षण करते हैं कि हाँ भाई इस स्टेट को इतना पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बाद जाके वो देते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो सिंपल सा है कि इसमें जो था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच था, टॉप टू बॉटम अप्रोच था, टॉप टू बॉटम अप्रोच। और इसमें क्या था, बॉटम टू टॉप अप्रोच। इसमें क्या था भाई, बॉटम टू टॉप अप्रोच। इसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच था हमारा, लेकिन इसमें जो है टॉप टू बॉटम अप्रोच। यहां पर है कि हम नीचे वाले से पूछ रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि हम पहले उनकी जरूरतों को तो समझें, उसके बाद हम उसके हिसाब से पॉलिसी फॉर्म करके उनको दें। तो ये नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में डिफरेंस था बेसिक सा, जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो नीति आयोग क्या है, द इंस्टीट्यूशन विल सर्व एज ए थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। एक थिंकिंग बॉडी है जो कि पूरी डायनेमिक्स को समझती है, और किस तरीके से इसके जो चेयरमैन रहते हैं, प्लानिंग कमीशन के भी चेयरमैन और जो नीति आयोग के चेयरमैन पहले कौन हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर। अभी के कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो पीएम ही एक तरीके से नीति आयोग या फिर पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसके हेड हुआ करते थे। अब समझो यहाँ पर एक थिंक टैंक बॉडी है जो कि ये बताती है कि एक स्टेट जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ के चले, और सेंटर जो है वो किस तरीके से काम करे। मतलब थिंक टैंक बॉडी की पूरे देश को साथ में कैसे लेके चला जाए, एक डेवलपमेंट प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नीति आयोग will provide a government and the central and the state level with a relevant strategy, टेक्निकल एडवाइस देना। कोई भी पॉलिसी फ्रेम करने से पहले कोई भी मिनिस्ट्री को वो एडवाइस दे सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो को एक तरीके से काम करके चलते हैं। दिस इंक्लूड द मैटर ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस हो या इंटरनेशनल मैटर्स हो, इंपॉर्टेंस हो, उन सब सारी चीजों को देखकर चलती है। और एक्स ऑफिशियो जो चेयरपर्सन कौन रहते हैं नीति आयोग के? प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। देख रहे हो प्राइम मिनिस्टर, अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो है वो एक तरीके से आपको नीति आयोग के चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो थिंक टैंक बॉडी है, ये आप याद रखना कि एक नीति आयोग थिंक टैंक बॉडी है जो कि चीजों को लेकर चल रहा है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ नीति आयोग। क्या है भाई फंक्शन नीति आयोग का? नीति आयोग का एक तो भाई फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, के सबको साथ में लेकर कोऑपरेट करके कैसे चला जाए, थ्रू अ स्ट्रक्चर सपोर्ट इनिशिएटिव लेना, मैकेनिज्म विद अ स्टेट के साथ मिलकर। देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कंटिन्यूअस बेस पर जो हमारे देश का है एक जो डेवलपमेंट है वो हो सके। टू डेवलप द मैकेनिज्म एंड फॉर्मुलेट अ क्रेडिबल प्लान्स, कि भाई प्लान्स को एक अच्छे तरीके का प्लान जो है वो बनाने का जो काम है वो एक तरीके से करके चलती है विलेज लेवल पर, और एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट अ हायर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। विलेज लेवल के साथ साथ इसको ऊपर सेंटर, स्टेट तक, सेंटर तक कैसे चीजों को लेकर चला जाए उसके लिए सारी तरीके से पॉलिसी को फ्रेम करती है। टू इंश्योर दैट एरियाज आर स्पेसिफिकली रेफर्ड टू इट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अगर जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एरियाज खास करके बॉर्डर वाले रीजन्स, तो उनमें डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकती है। इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी को, टू पे अ स्पेशल अटेंशन ऑन द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट मे बी रिस्क एंड बेनिफिटिंग द एडिक्वेट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। वैसे क्षेत्र पर या वैसे इलाके या वैसे एरियाज पर फोकस कर सकती है नीति आयोग जो कि एरिया अभी तक डेवलप नहीं है, तो उनको देख रेख के चलने का जो काम है वो फंक्शन ऑफ नीति आयोग का है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप सो ये चीजें क्लियर होंगी और समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखो और बहुत सारे काम है भाई इसके। टू प्रोवाइड एडवाइस, इंकरेज पार्टनरशिप बिटवीन द स्टेक होल्डर एंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ वो काम कर सकती है। टू क्रिएट अ नॉलेज इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम, इंटरनेशनल एक्सपर्ट के साथ, प्रैक्टिशनर के साथ मिलकर चीजों को कैसे आगे लेकर चला जाए पूरे कंट्री। मतलब एक बोला जाए नीति आयोग एक ऐसी बॉडी है जो पूरी कंट्री को, क्या पूरी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे उसके बारे में सोचती है, समझती है और कोई भी कदम उठा सकती है, कोई भी प्लान जो है बना सकती है, कोई भी पॉलिसी जो है वो फ्रेम कर सकती है। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, इसके अंदर कौन रहेंगे? पीएम। और पीएम जो होंगे वो अभी एक तरीके से उनका गवर्नमेंट होगा और वो गवर्नमेंट के अपने हिसाब से काम कर सकती है। ठीक है, एक्टिवली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स। जो भी प्रोग्राम्स या जो भी चीज स्टेट एक तरीके से मांगा है, जितना पैसा मांगा है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको मॉनिटर करने का काम भी नीति आयोग के मेंबर का काम है। इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन नीडेड द रिसोर्स एंड स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस एंड द स्कोप ऑफ डिलीवरी, कि सक्सेस कैसे मिले, डिलीवरी कैसे हो, सारी चीजों का जो एक तरीके सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में देख रेख करके नीति आयोग का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक बॉडी है जो चीजों को लेकर चलता है और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। बस ये सब चीजें हैं तो थोड़ी सी आपको नीति आयोग के बारे में याद रखनी है। मेंबर ऑफ नीति आयोग कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, पहले कौन हुआ करते थे भाई? पहले प्राइम मिनिस्टर ही हुआ करते थे, अभी भी प्राइम मिनिस्टर ही हैं। गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजेस ऑफ चीफ मिनिस्टर। इससे गवर्निंग काउंसिल कौन है? जितने भी सारे चीफ मिनिस्टर्स है वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूटीज के, वो मतलब एक तरीके से जितने भी यूटीज है उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर जो एक स्टेट के हेड होते हैं वो सब सारे मिलकर एक ये कंप्राइजिंग गवर्निंग काउंसिल होता है कि कोई भी चीज इंप्लीमेंट करना है। तो रीजनल काउंसिल विल बी कन्वेन्ड by the prime minister and will comprise of chief ministers of the state and lieutenant governor of the union territory। रीजनल काउंसिल का जो होगा उसको कभी भी बैठक बुला सकते हैं, इसलिए देखना कि हर एक स्टेट में कभी कभी प्राइम मिनिस्टर जाते रहते हैं और वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी गवर्निंग काउंसिल के साथ बैठक करते हैं कि कैसे चल रहा है भाई, कैसे चल रहा है। दिस विल बी चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, जो कि एक तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं खुद ही। एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर विद अ रेलेवेंट डोमेन ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो भी नॉलेज के होंगे उनको एक तरीके से बिठाया जाएगा और वो जो चीजों को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होते हैं भाई ये प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय
प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वाइस जो चेयरपर्सन है वो एक तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है थोड़ा सा। फुल टाइम मेंबर होते हैं भाई, पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर जो होते हैं लगभग फुल टाइम होते हैं। कौन? जो नीति आयोग के जितने भी मेंबर है, ठीक है, वो फुल टाइम होता है। पार्ट टाइम मेंबर कौन थे? मैक्सिमम 2 फ्रॉम द लीडिंग यूनिवर्सिटीज, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। ठीक है, जो रिसर्च वगैरह करते होंगे अलग अलग फील्ड में। एंड अदर रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन जो भी है अलग अलग, उनको एक पार्ट टाइम के लिए बुलाया जाएगा। बता भाई क्या करना है, किस तरह, कोई इकोनॉमिक्स को बुला लिया, कोई बायोलॉजिस्ट को बुला लिया, बहुत सारी चीजें हैं। एक्स ऑफिशियल जो चेयरपर्सन होंगे, मैक्सिमम 4 मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। 4 जो होंगे यूनियन कैबिनेट जो काउंसिल के मेंबर होंगे उनको नॉमिनेट किया जाएगा। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि पूरे एग्जीक्यूशन को देखेगा। और लगभग समय ये सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होने चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। ठीक है, एंड सेक्रेटरीट आर डीम्ड टू बी नेसेसरी। और जो सेक्रेटरीट है, आपने देखा होगा सेक्रेटरीट का नाम, जैसे कि आपको देखने को मिला दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन का नाम सेक्रेटरीट है। ठीक है, तो वहां पर जितने भी सेक्रेटरी हैं सरकार के वो एक तरीके से बैठते हैं और उन्हीं सेक्रेटरी को एक प्रॉपर फिक्स टाइम पीरियड के लिए नीति आयोग का जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, देख रहे हो, सीईओ जो है वो एक तरीके से अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट। चलिए, यहां तक हमारी एक तरीके से समाप्ति हो गई। क्या हो गई भाई? समाप्ति हो गई। लेकिन अभी भी कुछ चीजें जो है हमको समझ के चलनी। अब क्या चलनी है भाई वो समझो। अब हमने जैसे देखा, देखो 2-3 चीजें देखा हमने। क्या क्या देखा भाई? एक तो देखा हमने कि नीति आयोग कैसे परफॉर्म करता है कि नहीं? क्या नीति आयोग कैसे परफॉर्म करता है ना? नीति आयोग भाई पहले प्लानिंग कमीशन था, है कि नहीं? क्विक रिवाइज करते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, सेटअप किया गया था। और 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, याद करना। और उसके बाद जो 12th 5 ईयर प्लान जब एक तरीके से खत्म हुआ, ठीक है, तो 2016 में नीति आयोग जो है वो निकल कर आ गया था। अब नीति आयोग जो है वो सारे स्टेट्स को साथ में मिलकर, सारे स्टेट्स के साथ मिलकर कोई डिसीजन को लेता है, सेंट्रल लेवल पर प्लान बना के, और फिर से प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट को देता है। तो ये एक ऐसी बॉडी है जो कि पूरी यूनियन लेवल पर सही तरीके से काम करती है। आप तो समझ में आ गया होगा, है ना? फिर हमने देखा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है भाई, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना। उसके बाद वो यूपीएससी बन गया, है ना? यूपीएससी जो एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो यूपीएससी के बारे में हमने जाना है, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से, कि भाई इसे अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और ऊपर से हमने ये जाना फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन जो 280 आर्टिकल्स में लिखा गया है भाई, फाइनेंस कमीशन के बारे में, कि फाइनेंस कमीशन कैसे वर्क करेगी, कैसे काम करके चलेगी, बहुत सारी चीजें जो है वो साथ में लेकर चलेंगी भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये चीजें जो है वो तरीके से फाइनेंस कमीशन डील करके चलते हैं, है ना? अब यहां से उसके बाद हमने देखा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और एक देखा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जहां आरटीआई के बारे में हमने देखा कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा अधिकार है, वो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, और हमें अगर किसी भी सरकारी व्यवस्था की जानकारी चाहिए तो वो सरकार देगी, उसे मना नहीं करेगी, मना नहीं कर सकती। मना करेगी तो सरकार के ऊपर सवाल जो है वो उठेंगे उठेंगे, समझ रहे हो? तो ये चीजें जो है वो सब बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को लेकर चला गया, और चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंटली उसको साथ में लेकर चला जाता है, जो कि और भी बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब आगे होगा नेक्स्ट। अब 2-3 ही लेक्चर बचे, ज्यादा नहीं बचे होंगे, उनको हम लोग शानदार तरीके से देखेंगे। आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन इस तरीके से करिए ताकि आप एग्जाम में एक सफल जो कैंडिडेट है वो बनकर आए। कभी भी नाराज नहीं होना है, हताश नहीं होना है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जैसा कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, सबको साथ में लेकर चलने का काम, वो आपके जब आप कोई एनडीए का एग्जाम क्रैक कर लेंगे और जब वहां पर आप पोस्टिंग के लिए जाएंगे, ठीक है, जब आपकी पोस्ट मिलेगी तो वहां भी आपको एक फेडरल सिस्टम का सामना जो है करना पड़ेगा।
तो पॉलिटी का जो जानकारी है वो रखना बहुत जरूरी है, चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है। और इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।